नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं जीएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में काफ़ी जानकारी हमने पहले ही प्राप्त कर ली है, जो कि पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। हमने क्या क्या देखा, सिंधु सभ्यता के सारे नगरों के नाम देख लिए हैं। सिंधु सभ्यता में किस नगर से क्या प्राप्त हुआ ये देख लिया है। सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर किस नदी के किनारे अवस्थित था, हमने ये देख लिया है। इस प्रकार से लगभग किस तरह का वहाँ का नगर विन्यास था, क्या क्या किस नगर में किस तरह की अवस्थिति थी, उसमें से हम देखते हैं। जो बची कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद ये सारे जो वीडियोज अगर आप देखेंगे ये एक साथ 1 बाय 1, जो कि क्रम से वो वीडियोज अपलोड किए गए हैं, जिनका क्रम नंबर भी इसमें उनका क्रम भी लिखा हुआ है। अगर आप उनको क्रम से देखेंगे तो सारी सिंधु सभ्यता को आप लगभग 10-10, 15-15 मिनट के 7-8 वीडियो अगर इसको देखेंगे तो आपको सिंधु सभ्यता से उठाए जाने वाले जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। हम अब देखते हैं क्या देखना हम देखने क्या जा रहे हैं बेटा, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में हम क्या देखते हैं, सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता में जैसा कि हमने कल देखा था कि हर जितने शहर थे सब में दो तरह के एक पश्चिमी टीला होता था, एक पूर्वी टीला होता था। पश्चिमी टीला और ये जो टीले होते थे रक्षा प्राचीर से घिरे हुए होते थे। पश्चिमी टीले पर जो ऊंचाई पर अवस्थित होता था वहाँ पे कुलीन वर्ग जैसे राजा, अधिकारीगण, इस तरह के लोग उपस्थित, ऐसा माना जाता है कि लोग निवास करते थे। और पूर्वी टीले पर जो थोड़ा निचले स्तर पे था, जो कि थोड़ी नीचे था, वहाँ पर क्या था बेटा, वहाँ पे सामान्य वर्ग निवास करता था। लेकिन आप देखेंगे कि इसके हिसाब से अगर आप देखें तो तीन ऐसे मतलब लगभग मुख्य शहरों की बात कर रहे हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, कहेंगे इसको कालीबंगन भी, कालीबंगन। इन तीनों शहरों का जो नगर विन्यास था लगभग एक जैसा था। मतलब सब में पश्चिमी टीला होता था, पूर्वी टीला होता था, और क्या था वो एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता। रक्षा प्राचीर किस पर्पज से बनाई जाती थी, रक्षा प्राचीर इस पर्पज से बनाई जाती थी, कोई बाह्य आक्रमण हो गया या फिर किसी जंगली जानवर का कोई हमला हो तो उन सब चीज़ों से रक्षा करने के लिए सारे के सारे शहर में जो दोनों टीले होते थे जहाँ पर लोग निवास कर रहे होते, पश्चिमी और पूर्वी टीले, उनको रक्षा प्राचीर से जोड़ दिया गया था, घेर दिया गया था। तो इन तीनों को क्या था, इन तीनों का जो की बनावट है, इन तीनों का जो नगर विन्यास है वो क्या है, समान है। कैसा है, एक समान है, एक समान है। इतनी बात आपको समझ में आई। इन सभ्यताओं में इन लोग का क्या था, सारा का सारा एक समान था। लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे हर जगह में दो रक्षा प्राचीर थी, लेकिन है क्या, जैसे इसमें एक पश्चिमी टीला था, एक पूर्वी टीला था, इनको एक रक्षा प्राचीर से जोड़ा गया था अलग अलग, समझ रहे हैं। यहाँ पे 12 कमरों का अन्नागार प्राप्त हुआ था, यहाँ पे अन्न रखा था, यहाँ पे 2 बैरक प्राप्त हुई थी। ये माना जाता है कि इसमें जो अन्न रखे जाते थे इसकी रक्षा के लिए जो लोग लगाए जाते थे उनके रहने के लिए आवास था। किंतु सुरकोतदा और लोथल ये दोनों कहाँ हैं, सुरकोतदा भी गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में है। इन दोनों में ऐसा था कि ये दोनों रक्षा प्राचीर नहीं थी, ये दोनों नहीं थी, समझ में आई बेटा। ये टीले तो थे लेकिन 2 अलग रक्षा प्राचीर से ये नहीं घिरे थे। इनको क्या किया गया था, एक ही रक्षा प्राचीर से घेर दिया गया था। इस तरह से इनका विन्यास था। ये पश्चिमी टीला था, ये पूर्वी टीला था। यहाँ पे कुलीन वर्ग रहता था, कुलीन वर्ग रहता था, यहाँ पे सामान्य वर्ग रहता था, बाकी सारा चीज़ एक जैसा था। किंतु कहाँ कहाँ, सुरकोतदा
सुरकोतदा और लोथल में सिर्फ एक ही रक्षा प्राचीर थी, समझ रहे? और जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में 2 रक्षा प्राचीर थी, पश्चिमी टीले के लिए अलग, पूर्वी टीले के लिए अलग। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये याद रहे। ये क्वेश्चन सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में या फिर किन शहरों में सिर्फ एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों के टीले घेरे गए थे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम फिर आगे बताएं आपको। समझ जाते हैं। हो गया, हो गया। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा कालीबंगा के बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में काफ़ी देखा है, हम लोग कालीबंगा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में देखते हैं। अब आपको कहीं कहीं कालीबंगा मिल जाएगा। ये राजस्थान के कहाँ स्थित है बेटा? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जनपद में ये अवस्थित था। कौन? कालीबंगा। इतना आपको सबको पहले से पता है, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लगभग सारे नगरों से पक्की ईंटों के बने हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा नगर है जहां से कच्ची ईंटें प्राप्त हुई। इस बात को आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में या फिर सिंधु सभ्यता में किस नगर से कच्ची ईंटें प्राप्त हुई हैं। इसको हम देखते हैं। पहला तो ये क्या था? कच्ची ईंटें प्राप्त हुई हैं, मतलब जो भी यहाँ पे निर्माण कार्य किया गया था वो कच्ची ईंटों से था, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये निश्चित तौर पर परीक्षाओं में सीधे से पूछा जाता है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं और सारे नगरों में जो नालियाँ थी पक्की थी, उन पे पत्थरों से उसको ढका गया था, लेकिन यहाँ पे क्या थी? नालियाँ लकड़ी की बनाई गई थी या फिर लकड़ी से ढकी गई थी और कच्ची थी, समझ रहे? तो नालियाँ कैसी थी बेटा? नालियाँ कैसी थी? लकड़ी से निर्मित थी, लकड़ी से निर्मित थी। अब आप सोच रहे हो कि लकड़ी से कैसे निर्मित थी? ऐसा होता है कि नालियाँ बनाई गई थी जहाँ पे पत्थरों से ढका गया था, ईंटों से ढका गया था, यहाँ पे लकड़ियों से ढका गया था उसको, समझ रहे? अभी 2 चीज़ आपको समझ में आई बात कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि नालियाँ कहाँ पे लकड़ी की प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और देखें, कालीबंगा से एक बड़ी चीज़ क्या है कि हर घर से, मतलब जितने घर प्राप्त हुए हैं, प्रत्येक घर से एक कुआं प्राप्त हुआ है, एक कुआं प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न पूछा जाएगा सीधे से कालीबंगा के संबंध में कि नालियाँ लकड़ी से कहाँ निर्मित होती थी, कहाँ प्रत्येक घर से कुआं प्राप्त हुआ। कुआं हर जगह से प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रत्येक घर से सिर्फ कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसा कि सारी सभ्यता में, पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता में जितने नगर हैं सब में पक्की ईंटों का उपयोग हुआ है। नालियाँ पक्की हैं, सड़कें अच्छी हैं, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ पे ईंटें कच्ची हैं, नालियाँ कच्ची हैं, लकड़ी पत्थरों का उपयोग न किया गया, नालियों में लकड़ियों का उपयोग किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अन्य नगरों की अपेक्षा गरीबी थी, मतलब अन्य की अपेक्षा ये बस्तियाँ अच्छी नहीं थी। तो ये माना जाता है
कि अन्य नगरों की अपेक्षा सिंधु सभ्यता के अन्य नगरों की अपेक्षा यहाँ गरीब आबादी निवास करती थी। गरीब आबादी निवास करती थी। इतना स्क्रीनशॉट ले लें आप, हम साइड हो जाते हैं, फिर हम कुछ और बताते हैं आपको इस सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट्स। हो गया, हम आशा करते हैं आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब कुछ विशेष चीजें 2-3 लाइनों में हम देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई जिसको कहें आप, ईंटों का अनुपात क्या रहा, मतलब कि साइज का अनुपात क्या है, आकार का अनुपात क्या है, 4:2:1। मतलब कि अगर ये 4 सेंटीमीटर लंबी है तो 2 सेंटीमीटर चौड़ी, 1 सेंटीमीटर, जबकि सेंटीमीटर वैसा नहीं है। अगर इसी रेशियो में रहा, अगर मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर रहा हो लंबाई, तो 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर इनकी मोटाई रहेगी। ये आइडियल नहीं है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह के, मतलब इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में ये अनुपात था। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, नहीं तो ये ऐसा माना जाएगा कि ये आइडियल साइज थी। साइज आइडियल नहीं थी। इस साइज में, इस अनुपात में ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं इसको दोबारा से, 4:2:1। सबसे बड़ी जो ईंट है कहाँ से प्राप्त हुई है? सबसे बड़ी जो ईंट है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई सबसे बड़ी। इसकी क्या है लंबाई, गोड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी थी? इसके बारे में यहाँ पे ये अनुपात नहीं है, समझ में आई बात? यहाँ पे दूसरा अनुपात है। यहाँ पे लंबाई कितनी है? 51 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 26 सेंटीमीटर। और मोटाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? सबसे बड़ी ईंट जो है मोहनजोदाड़ो प्राप्त हुई, जिसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 26 सेंटीमीटर है और मोटाई 6 सेंटीमीटर है। समझ में आई बात? इतना रहा है। यहाँ देखें, ये अनुपात नहीं सेट हो पा रहा है, यहाँ नहीं हो पा रहा है, यहाँ ये अनुपात नहीं सेट हो पा रहा, लेकिन ये फैक्ट है, ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ईंट कहाँ प्राप्त हुई है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है। ठीक है, ये तो कुछ यहाँ विशेष फैक्ट थे जो छूट गए थे, ये फिर से हमने नोट किया। अब हम कुछ और देख लेते हैं इसमें। स्टुअर्ट पिगट नाम के एक इतिहासकार रहे हैं, क्या नाम रहा उनका? स्टुअर्ट पिगट। पिगट, इनका मानना रहा है
कि इस सभ्यता में किसका शासन रहा, मतलब प्रशासन कैसे चलता है, तो इनका मानना रहा यहाँ पर पुजारी वर्ग का शासन रहा, पुजारी वर्ग का शासन रहा। क्या रहा बेटा? स्टुअर्ट पिगट का मानना था कि यहाँ पर पुजारी वर्ग का शासन रहा। समझ रहे हैं? हंटर ने माना कि यहाँ पर जनतंत्र था। मोहनजोदाड़ो में जनतंत्र था। ये किसने माना है? ये किसने माना है? मोहनजोदाड़ो में जनतंत्र था, हंटर ने माना है। किसने माना बेटा? हंटर ने माना है। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि यहाँ पुजारी वर्ग का शासन था, मोहनजोदाड़ो में जनतंत्र था। ये किसने माना है? हंटर ने माना है। और तो और अर्नेस्ट मैके करके एक इतिहासकार रहे, उनका कहना है मोहनजोदाड़ो में एक राजा निवास करता था। एक राजा का शासन रहा होगा। मोहनजोदाड़ो में एक राजा निवास करता था, या एक राजा शासन प्रशासन देखता था। ये किसने कहा बेटा? अर्नेस्ट मैके ने कहा है। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन, हंटर ने क्या माना है, अर्नेस्ट मैके ने माना क्या है, स्टुअर्ट पिगट ने क्या माना, ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानियां माना जाता है इस सभ्यता की। जुड़वा राजधानी माना जाता है। मतलब ये मानना है कि यहीं से ये सारी शासन प्रशासन की व्यवस्था सिंधु सभ्यता में गवर्न की जाती थी। समझ रहे? इतना आपको समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम इसके आगे थोड़े सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं। हो गया? अब हम सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बेटा देखेंगे। सामाजिक जीवन, पहली बात, समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। कैसा था बेटा? मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक था। ये कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि जैसे आप देखते हैं मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, इस तरह से माना जाता है कि यहाँ पे जो समाज रहा वो मातृसत्तात्मक रहा, मतलब महिलाओं के प्रभाव वाला ये समाज था। इसके अलावा इस समय कौन कौन से वर्ग निवास करते थे? पुरोहित। कौन वर्ग निवास करते थे? पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी। अधिकारी मतलब क्या? जो प्रशासन से जुड़े लोग थे, जो शासन देखते थे। और शिल्पी। शिल्पी समझते हैं? जो घर वर बनाते हैं, इस तरह के ये चार प्रमुख क्या थे? वर्ग था। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसको हम दोबारा से मिटाते हैं, फिर इसके आगे और लिखते हैं। कुछ परंपराओं के बारे में देख लेते हैं, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। एक हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं रोपड़। रोपड़ से मानव के साथ
कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अच्छा, अब ये समझ में यहाँ नहीं आ रहा कि पता नहीं मालिक के कुत्ते पर, मालिक के मरने पर कुत्ते की शामत आती थी कि कुत्ते के मरने पर मालिक की शामत आती थी। फिलहाल समझने की बात तो यही है कि ऐसा माना जाता है कि आदमी मरा होगा, ये दो थोड़े से दोनों एक दिन मर गए हों। ऐसा माना जाता है कि जब मालिक मर जाता था तो कुत्तों को भी ये लोग मार के दफना देते थे साथ में। ठीक है, इसको आप समझ लें। इसके अलावा हम क्या देख लें बेटा, इसके अलावा हम क्या देख लें, लोथल और कालीबंगा से, लोथल कहाँ है, गुजरात में, और कालीबंगा से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। क्या हुआ, 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं लोथल और कालीबंगा से। समझ में आई बात। अब हम यहाँ का धार्मिक जीवन देख लेते हैं। धार्मिक जीवन देख लेते हैं। ये क्या था, सामाजिक जीवन था। सामाजिक जीवन था। धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। प्रमुख पशु क्या था यहाँ, प्रमुख पशु कुबड़ वाला बैल, बैल, ठीक है। प्रमुख पशु कुबड़ वाला बैल। प्रमुख देवी मातृ देवी। इतना आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और बताते हैं आपको। मैं चाहूँ प्रमुख देवता लिख दूँ यहीं, एक प्रमुख देवता लिख दूँ। मैं चाहता था प्रमुख देवता लिखने से पहले हम कुछ और बातें आपको बताएं। प्रमुख देवता पशुपति है, लेकिन पशुपति कैसे माने जाते हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहते हैं, इसलिए पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दोबारा से इसको आगे बढ़ाते हैं। चलें आगे ले लें स्क्रीनशॉट इसका। हो गया। चलें इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। हुआ ये कि एक मुहर प्राप्त हुई इस सभ्यता में, जिसमें एक व्यक्ति है जो ध्यान की मुद्रा में है। कैसे, ध्यान की मुद्रा में है। कैसे, ध्यान की मुद्रा में है। समझ रहे हैं, ध्यान की मुद्रा में है। ऐसे उसके हाथ ऐसे मुड़े हुए हैं इस तरह से, समझ रहे हैं, ऐसे ध्यान की मुद्रा में है। आंखें बंद हैं, इस तरह से वो ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरह से उसके हाथ सामने की तरफ है। ठीक है, इस तरह से वो ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाएं तरफ, बायां इधर हो गया इसका ना, गैंडा और भैंसा। बाईं तरफ क्या है, गैंडा और भैंसा है। दाहिनी तरफ क्या है, हाथी है, बाघ है, हिरन है। किधर है बेटा, ये दाईं ओर। ये किधर है, बाईं ओर।
ठीक है। ये जो योग की मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति है या फिर योग की मुद्रा में बैठे हुए एक आकृति प्राप्त हुई है, इसे माना गया योगेश्वर शिव, महायोगी शिव माना गया। ठीक है। और चूंकि इसके अगल बगल पशुओं के चित्र अंकित हैं, अतः इसे क्या माना गया है? पशुपति शिव। क्या माना गया है? इसे क्या माना गया बेटा? पशुपति शिव। पशुपति शिव यानी कि क्या है पशुपति? इस सभ्यता के प्रमुख देवता। इनको मार्शल ने क्या माना है? आद्य शिव। मार्शल ने क्या माना बेटा? आद्य शिव। किसने माना है? मार्शल ने। मार्शल ने माना है क्या? आद्य शिव। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनके अगल बगल कौन कौन सी जानवर पाए गए। ये पूछा था बाएं तरफ क्या पाया गया, दाएं तरफ क्या पाया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आर्ट बहुत अच्छी नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कोई आदमी ऐसे योग की मुद्रा में वैसे बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं ना। और ठीक है, योग की मुद्रा में ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है। और इनको माना गया क्या? पशुपति शिव। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें बेटा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत और बचा है, जगह तो है, इसको लिख देते हैं यहीं पे। इस सभ्यता में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? सर्वाधिक मात्रा में क्या प्राप्त हुई है? कौन सी मुद्रा? मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मातृदेवी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसी के आधार पर माना जाता है कि ये जो सभ्यता थी वो क्या थी? मातृ सत्तात्मक थी। तथा इसके अलावा कुछ चिन्ह भी प्राप्त हुए। चिन्ह कैसे हैं? जैसे धन का चिन्ह प्राप्त हुए। कहाँ? मोहरों इत्यादि में बने होते थे। ठीक है। सूर्य प्राप्त हुआ है। सूर्य के चिन्ह प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्वास्तिक प्राप्त हुआ है। यह आज भी उपयोग में आता है। देखिए, स्वास्तिक भी सूर्य को समर्पित चिन्ह है। स्वास्तिक, समझ रहे? स्वास्तिक प्राप्त हुआ। इतना स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसके बाद बस एक दो लाइन और बचा है, उसको हम लिख देते हैं, उसको आप याद कर लेंगे। ये क्या, किस चीज़ की पूजा करते थे? क्योंकि मंदिरों का अस्तित्व तो नहीं था। क्या था? मंदिरों का अस्तित्व तो नहीं था, तो ये पूजा किस चीज़ की करते थे? जगह तो है। ये पूजा करते थे, दिख तो रहा है ना, वृक्षों की। मतलब इनको प्रकृति पर बड़ा भरोसा था। वृक्षों की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, नदियों इत्यादि जैसे जल स्रोतों की पूजा करते थे। इसके अलावा वृक्षों की करते थे, जल की करते थे। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग का अस्तित्व संभवतः था, कंफर्म नहीं है। पशुपति शिव की उपस्थिति प्रमाणित है, लेकिन संभवतः शिवलिंग की भी पूजा ये लोग करते थे। लेकिन इनको हम क्या रखेंगे? संभवतः। इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन इसके तो स्पष्ट प्रमाण है। संभवतः शिवलिंग संभवतः अस्तित्व में था। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें आप। फिर हम इसको, इस सभ्यता के अध्ययन को हम लोग तीसरी करेंगे और फिर हम आगे वैदिक सभ्यता की तरफ बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से भाइयों, हमने सिंधु सभ्यता के बारे में लगभग सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं। जो कुछ छूटे तो कुछ नहीं, जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा थियरी इकट्ठा कर ले, बहुत ज़्यादा नोट्स इकट्ठा करें। हमारा ये है कि टू द पॉइंट्स हम चीज़ों को लिखें और टू द पॉइंट्स लिखने के उपरांत वो प्रश्न सीधे से परीक्षाओं में हमको मिल जाए
हमारी पढ़ाई का उद्देश्य ये है, ठीक है। तो जितने भी सिंधु सभ्यता के बारे में हमने 3-4 क्लासेज में आपको बताया है पिछली, इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो मुझको पूरा भरोसा है कि जितनी भी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी परीक्षाओं में आपको इस बोर्ड से मिल जानी है, ठीक है। आप इस वीडियोज को, जो 3-4 वीडियोज हैं, इसकी मैं एक प्लेलिस्ट जनरेट कर दूंगा सिंधु सभ्यता के बारे में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियोज देख लें, एक सारे मिला के 1-2 घंटे के वीडियोज हैं, पूरा का पूरा मिला के देख लेंगे तो सिंधु सभ्यता से आने वाले सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।